everyone, welcome back to your Super 20 Institute, and I'm here again to teach physics. Okay, now let's come to the point. So before starting our new topic, we will see what we have done yesterday. So yesterday or in our previous class, we have done that is the what we have done, that is the potential energy of an electric dipole when it is placed in a uniform electric field. हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल को फाइंड आउट किया था जब हमने उसको केस में प्लेस किया था, दैट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर इट, आपको पता है ना, इस तरह से हमने क्या किया था, वहां पे डायपोल क्रिएट करा था, ठीक है। तो उसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट किया। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या रिजल्ट आता था, एनीबॉडी रिमेंबर? यस दैट इज u of theta is equal to minus pe, और साथ में कौन सा सिंबल आता था आपके पास, दैट इज द cos of थीटा है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया है। सो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज द न्यू कॉन्सेप्ट, इसी के साथ रिलेट होता है वो, दैट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन, लिख लीजिए हेडिंग का नेम, आई विल राइट इट हियर आल्सो। वर्क डन in rotating a dipole in uniform electric field। क्लियर कि अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट किया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, कि जैसे जैसे आप डायपोल को रोटेट करते जाते हो विद सम एंगल, तो उस तरह से आपने उसका वर्क फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क डन होता है किसी भी डायपोल को रोटेट करने में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट व्हाट वी हैव डन, दैट इज हमें पता है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो किया। अब वर्क जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है और ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट भी होता है। तो उसके थ्रू आपके पास क्या आंसर्स आते हैं, हमें पता है कि वर्क जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, या सो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये आपने पहले भी किया है। सो यू हैव टू टेल मी दैट इज PE cos theta 2, PE cos theta 2 minus cos theta 1 here. It means that P is the dipole moment, E is electric field, theta by theta 2 is the angle of rotating, कि जिस तरह से आप डायपोल को क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। And we also know that change in potential energy is equal to your, yes, change in potential energy is equal to your u of theta 2 minus u of theta 1, कि जितना अपना फाइनल एंगल से आपने चेंज करा माइनस ऑफ योर इनिशियल एंगल, which is also equal to your, that is equal to minus of work external force, work done by the electric force, and which is equal to your plus of work done by the external force, plus of work done by the external force। क्लियर है कि जैसे आपके पास यहाँ पे सपोज कर लिया डायपोल प्लेस्ड है और यहाँ पे थीटा 1 एंगल बन रहा है, कि जैसे जैसे आप इसको क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो एंगल आपके पास क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्लियर, जिस तरह से आपके पास एंगल चेंज हो रहा है, तो उस वजह से आप यहाँ पे लिख सकते हो u of theta 2 minus u of theta 1, which is equal to minus of your work done by the electric force, which is equal to your work done by the external force, कि जो external agent आप यूज कर रहे हो उसके लिए ये पॉजिटिव रहेगा, but the work done by the electric field, which is equal to your negative of this term, negative change of your potential energy. Is it clear? And yesterday you have done that is u of theta is equal to PE minus cos of theta। तो ये आपके पास क्या इसका रिजल्ट आता है, u theta is equal to minus of PE cos of theta है। क्लियर, तो इसी के बेस पे हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे which is based on this। तो आपने ये सारी टर्म्स याद रखनी है, हमने इसको इन शॉर्ट लिख लेंगे, शॉर्ट टर्म के साइड पे, सो दैट ये आपको क्लियर हो जाए। सो डोंट फॉरगेट दिस, भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। एक तो आपने याद रखना है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्लियर, व्हिच इज इक्वल टू PE cos theta 2 minus cos theta 1, क्लियर। तो सेकंड ऑफ द टर्म डेल्टा u, which is equal to u of theta 2 minus u of theta 1, and change in potential energy is equal to minus of work done by the electric force, and which is equal to plus of work done by the external force।
एंड लास्ट ऑफ दिस टर्म u ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ pe cos ऑफ थीटा। तो ये सारी टर्म्स आप साइड पे लिख लो, इसी को हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस में, अपने न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे। इज इट क्लियर? करें फिर इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन दीस कांसेप्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आपका जो टॉप वाला कांसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप डायपोल को रोटेट करते हो एंगल उसमें चेंज होता है, कितने एंगल के साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है और कैसे उसके वर्क डन में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ओके नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक डायपोल दिया हुआ है, वो अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। उसकी 4 ऑप्शंस भी दी हुई है और उनमें से आपने बताना है व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नाउ सी uniform electric field is given. I will write it here. First question is there. आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ठीक और इसी के ऊपर क्या है, डायपोल प्लेस हो रखा है। ये आपकी इसकी इनिशियल कंडीशन है, क्लियर। डायपोल इसमें प्लेस हो रखा है और वहां पे आपके पास क्या है, डायपोल के प्लस क्यू चार्ज माइनस ऑफ क्यू चार्ज। हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसको रोटेट करते हैं, आफ्टर रोटेटिंग तो आपके पास ये डायपोल कंप्लीटली चेंज हो गया। अब मैं डायपोल यहां बना रही हूं, प्लस क्यू इज हियर, माइनस क्यू इज हियर। रोटेट करने के बाद आपका जो डायपोल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, क्लियर। सो यहाँ पे आपको पता है कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और जो अब आपने रोटेट करा, ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, क्लियर। फाइनल पोजीशंस में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऑपोजिट आ रही है। मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे रोटेट कर गए हैं, बिल्कुल ऑपोजिट आ गए हैं। और आपके पास क्या है, इसकी 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर। ये आपने फाइंड आउट करना है और इसकी 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। राइट डाउन द 4 ऑप्शन एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जितना भी आपके पास वर्क हो रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है। सो 4 ऑप्शन लिख लीजिए। फर्स्ट है PE माइनस ऑफ PE, PE माइनस ऑफ PE, 2PE माइनस ऑफ 2PE। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है which one is the correct option. Is it clear? So try to do this firstly by yourself. These hints are given. ये hints आपके मैंने साइड पे लिख दे दी है so that आप इनको यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सको। सोचिए, स्टार्ट कीजिए। अब आपके पास क्या है कि जो डायपोल है, चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्लियर। सॉल्यूशन, आपका जो डायपोल है वो रोटेट होना स्टार्ट हुआ, क्लियर। रोटेट हुआ, उसकी इनिशियल कंडीशंस टू हम फाइनल में उसको चेंज कर रहे हैं, क्लियर। सो इनिशियल में आपके पास थीटा क्या रहा, 0, बट फाइनल कंडीशन में थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री, क्लियर है ना, पैरेलल टू द योर इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस एंगल इज 0। आफ्टर रोटेटिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, थीटा बिकम 180 डिग्री इन दिस केस आफ्टर द रोटेशन। So when theta is 0, this thing is known as the stable equilibrium. क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कल हमने इसके स्पेशल केसेस करे थे टॉर्क के, कि जैसे जैसे डायपोल को हम रोटेट करते हैं उसकी क्या एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। डिफरेंट एंगल्स पे हमने उसके स्पेशल केसेस को सॉर्ट आउट किया था। सो ये स्टेबल है और दूसरा आपके पास क्या आ गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या। सो ये आपके पास क्या बना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो यहाँ से अब आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ स्टार्ट, ये ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, माइनस ऑफ 2PE। सो इनमें से आपने बताना है चार में से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो डायरेक्टली उसने पूछा हुआ है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस वन। इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यस, राइट डाउन इट हियर, वर्क done by external force which is equal to your change in energy and theta 2 minus theta 1 है। So initial condition वाला जो एंगल गिवन है उसको theta 1 कंसीडर करो, फर्स्ट एंगल, दिस इज योर
सेकेंड एंगल, मतलब फर्स्ट एंगल से सेकेंड एंगल की तरफ चेंज हो रहा है आपके पास. सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर है, बहुत इजी है, फॉर्मूला याद होने चाहिए. u of 180 minus u of 0. now what is the formula of u theta है minus pe cos of theta. so आप इसको लिख सकते हो minus pe cos 180 degree because angle is given na, angle is 180 degree. you can write it here directly. again minus 1 is there and 1 from your formula. so minus of pe cos of 0 degree. Clear? so now what is the value of your cos of 180? cos of 180 is minus of 1. Clear? and minus minus is plus. cos 0 is 1. again minus minus plus, it becomes pe plus of pe. the total result becomes 2 of pe. Yeah, that means work done by the external force. क्लियर है आप सभी को? so ये आपका रिजल्ट आ रहा है. which option is this? that is the third one option. is it clear? so जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको आपने टिक कर लेना. सिंपली हमने क्या किया, इनिशियल कंडीशन को ऑब्जर्व करो, फाइनल को ऑब्जर्व करो, एंगल चेंजेस देखो, और अब आपने क्या देखना उसके बाद कि वर्क एक्सटर्नल पूछा हुआ है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हो और ये डायरेक्ट फॉर्मूले की वैल्यूज को पुट करो, एंगल पुट करो और उसकी वैल्यूज को रखो वहां पे और आपके पास क्या आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा. क्लियर आप सभी को? शुड आई रब दिस? ओके, नाउ वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन. नाउ अब हम इसी का न्यूमेरिकल ऐसे कुछ देखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है. बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बेस्ड है, तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तभी आप उनको सॉर्ट आउट कर पाओगे. और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, सो ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस आल्सो. ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन दैट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. आपने फाइंड आउट करना है. क्लियर? so you have to find the question number 2. find work done by external agent. is it clear? ये आपने find out करना है. now again a dipole is given. dipole is given here. this is your uniform electric field. is it clear? so dipole is positive q to negative q. इसके चार्जेस दिए हुए हैं प्लस q to माइनस q. और स्टार्टिंग में यहाँ पे जो आपके पास एंगल बन रहा है दैट इज द 60 डिग्री इज गिवन विद द इलेक्ट्रिक. नाउ समथिंग इज डिफरेंट इन दिस. एंगल ऑफ 60 डिग्री इज गिवन कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है डायपोल का विद योर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज द 60 डिग्री. या सो 60 डिग्री. उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ द डायपोल ये है, यहाँ से डायपोल को रोटेट कर दिया है. या डायपोल को रोटेट किया. अगेन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है. अब ये प्लस क्यू यहाँ पे प्लेस हो गया और माइनस क्यू यहाँ पे रीच कर गया क्योंकि वो रोटेट हो रहा है ना, एंगल रोटेट हुआ है. सो अगर वो रोटेट हो रहा है, नाउ फाइंड दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज योर फाइनल कंडीशन. या सो इस डायरेक्शन में आप उसको क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो. नाउ you can see initial final theta is given. theta 1 is this which is equal to your 60 degree which is not a stable. yeah so theta 1 is 60 and theta 2 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? क्या theta 2 की वैल्यू ये रहेगी? yes or no? no, because हम डायपोल को रोटेट कर रहे हैं. रोटेट कर रहे हैं तो ये एंगल आपका काउंट होगा. सो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? अगर हाफ ऑफ द एंगल आपके पास 60 दिया हुआ है दिस वन, सो 180 में से 60 माइनस करो, ये एंगल क्या बनेगा आपके पास? 120. दैट मींस थीटा 2 इज 120. समझ में आई आपको ये बात कि हाफ ऑफ द एंगल आपके पास गिवन है पर वो हम उसको थीटा 2 कंसीडर नहीं कर सकते. ये थीटा 1 है 60, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 60 डिग्री बना है बट वो डायरेक्शन तो इस साइड से रोटेट हो रहा है, इस साइड से रोटेट हो रहा है. दैट मींस ये एंगल हमने इसका क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. सो ये एंगल आपके पास क्या रहेगा, 180 माइनस ऑफ 60 दैट इज द थीटा 2 हियर. दिस पार्ट विल रिमेन सेम, डेल्टा u इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1. यहां क्या लिखोगे? यस, चेंज करिए 120 एंड
60 degree. Again the formula will remain same. You will write it here 120 and 60 degree. Clear है यहाँ तक? Any doubt? Okay, now what is the value of the cos 120? Yes, सबको पता होना चाहिए. आप 10th में ये टेबल करते हो in your mathematics. cos 120 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 120 60 कितना होता है 1/2. तो 120 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर गया, वो आपका माइनस ऑफ 1/2. क्लियर? माइनस माइनस प्लस cos 60 की वैल्यू cos 60 is 1/2 है. क्लियर है? एंड अगेन माइनस माइनस प्लस PE divided by 2 plus PE divided by 2 becomes 2PE divided by 2 becomes P into E. तो ये इसका आंसर रहेगा P into E here. So this is your final answer. You know कि cos 120 minus 1/2 कैसे आया? ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन. इसमें आपके पास ऑल द एंगल्स विल रिमेन पॉजिटिव. इसमें क्या होता है साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होता है. ये 90 डिग्री पे है तो 120 यहाँ लाइज करेगा. cos ऑफ द एंगल है, जितना cos 60 होएगा उतना ही आपके पास cos 120 होएगा, बट वो विद द नेगेटिव साइन होगा क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. तो ये आपकी मैथमेटिक्स की टर्म्स है, इसको रिवाइज कर लेना. फिर भी डाउट है तो प्रीवियस पेजेस को ओपन करिए एंड ट्राई टू सॉल्व आउट दिस. क्लियर? ओके, नाउ राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन. थोड़ा सा डिफरेंट है इससे और बहुत इंटरेस्टिंग है. उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायपोल व्हेन इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द angular velocity. So what is the symbol of angular velocity? That is omega. Clear? So find the angular velocity of dipole when it passes through a mean position. राइट डाउन कि जब हम उसको क्या कर रहे हैं, डायपोल को उसकी मीन पोजीशन में से पास आउट कर रहे हैं, तो हमने उसकी एंगुलर वेलोसिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो इन व्हिच थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज 0 एंड p वेक्टर इज पैरेलल टू योर e वेक्टर. दैट मींस डायपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे. सो डायग्राम आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इस तरह से बना लीजिए. क्लियर? इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर. और आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो डायपोल गिवन है मीन पोजीशन से, वो कुछ इस तरह से है, लाइक दिस, परपेंडिकुलर प्लस क्यू माइनस ऑफ क्यू. एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री. 90 डिग्री हो गया अंदर. और उसके बाद क्या है कि जब हम उसको रोटेट करते हैं, यहाँ पे जो चार्जेस पड़े हैं उनका पता है आपको, कोई ना कोई मास भी होगा. मास इज गिवन स्मॉल m मींस हियर. नाउ सेंटर ऑफ द डायपोल देख लीजिए, इसको रोटेट किया. क्या रोटेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज आ गया और यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू चार्जेस थे. क्लियर? सो जब हमने इसको रोटेट करा, रोटेट करने के बाद आपके पास ये बिल्कुल इसके क्या आ जाता है, पैरेलल आ जाता है आफ्टर रोटेटिंग. रोटेट किया, रोटेट करने के बाद वो जो आपका डायपोल है वो बिल्कुल पैरेलल आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के. थोड़ा सा डायग्राम आप नीट एंड क्लीन बनाना सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए. दिस इज पैरेलल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? सो आपका प्लस क्यू चार्ज इस साइड को आ गया और माइनस क्यू चार्ज अदर साइड. और आपको पता है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और इस साइड को आ जाएगी. यहाँ पे आपका शो हो गया P पैरेलल इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या? अब इसकी 4 ऑप्शंस दी हुई हैं. राइट डाउन इट्स 4 ऑप्शन. शुड आई रब दिस?
ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की। फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? ओके, नाउ फोर ऑप्शन इज गिवन 3 QE अपॉन 5 ml। फर्स्ट है 3 QE अपॉन 5 ml। क्लियर? सेकेंड है 2 QE अपॉन ml। 2 QE upon ml। Third option is 3 QE upon ml। And last one is 2 QE upon 5 ml। 2 QE upon 5 ml। तो इन चारों में से आपको बताना है which option is correct। Clear? So first of all you will see you need to find the angular velocity। So angular velocity का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Everybody know kinetic energy is equal to half m v square। ये होता है, वहां से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हो। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद है आप सभी को? एंगुलर वेलोसिटी हाफ ऑफ द आई omega square, where I is the moment of inertia and omega is your angular velocity। तो ये टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के लिए कि आपके पास क्या होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का मीनिंग क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? आई का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू योर mr square। m is the mass, r is the distance from your axis of rotation। Remember आप क्या करते थे 11th में? यहाँ पे पार्टिकल्स पढ़े हैं, कोई भी रिजिड बॉडी है और हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो तो किसकी इक्वल होता है? i इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2 प्लस 3 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप उन सभी का क्या करते हो? यहाँ पे सम करते हो। सिमिलरली नाउ अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ योर मैकेनिकल एनर्जी। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वही चीज आप यहाँ पे फाइंड आउट पुट करोगे, दैट इज फॉर इनिशियल कंडीशंस और फॉर योर फाइनल कंडीशन। ui प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप कौन से सिंबल के साथ डिनोट कर सकते हो? k के साथ, which is equal to u final plus kf। f means final, f is the subscript which is used for your final condition, this is used for your initial state। u means potential energy, k means kinetic energy। क्लियर? सो ये आपके पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ योर मैकेनिकल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ यू कैन सी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल स्टेट ये है, ये इसकी फाइनल स्टेट है। दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट में u का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा? माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? अब माइनस पीई तो ओके है, कॉस ऑफ थीटा कितना होगा? थीटा इज 90 डिग्री। दैट मींस यू हैव टू राइट इट हियर 90 डिग्री। When it is placed in its initial position, there is no any movement। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, डायपोल तो स्ट्रेट है, वो तो स्टेबल है, दैट मींस वो रेस्ट पोजीशंस में है। सो इन दिस केस योर काइनेटिक एनर्जी इज 0। सो यू शुड राइट इट हियर 0 डायरेक्टली। सो नाउ u final आपके पास क्या? पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज रीच टू योर फाइनल स्टेट। जब ये फाइनल पे रीच किया तो आपके पास ये डायपोल पैरेलल आ गया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो PE cos थीटा आपने लिखा, एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री प्लस। नाउ अगेन द काइनेटिक एनर्जी इज देयर। काइनेटिक एनर्जी डायपोल रोटेट कर रहा है, यहां से लेके यहां तक कोई ना कोई वेलोसिटी तो अटेन कर रहा है, इसीलिए हमें कौन सी चीज को फाइंड आउट करना है? एंगुलर वेलोसिटी को। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? यस, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर।
करना है। क्लियर? सो नाउ cos 90 0, this term on left hand side becomes 0. Cos 0 is 1 TE directly here plus of half I omega square. ये टर्म आपके पास बची। अब आप इसको लिख सकते हो half of I omega square which is equal to your P into E. माइनस टर्म दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। Now what is the value of the I here which is equal to your m r square. अगर आप वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर करते हो तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल रहता है, याद है किसी को, m1 r square plus m2 r square plus m3 r square. जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सभी का मासेस और मल्टीप्लाई विद देयर पोजीशन वेक्टर. क्लियर? अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, which is equal to your आपके पास क्या आ रहा है, ये डायपोल है. अब मैं इसको यहाँ पे शो कर देती हूँ सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए. ओके सी हमने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आई की वैल्यू पुट कर, डायपोल हैविंग इट्स लेंथ मास है यहाँ पे. क्लियर? तो आपके पास प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, इसका कोई ना कोई यहाँ पे आ जाएगा ml स्क्वायर प्लस अगेन ml स्क्वायर, दैट मींस 2ml स्क्वायर. दो पार्टिकल्स है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या आ जाएगा, 2ml स्क्वायर. क्लियर? तो आप I की जगह क्या लिख सकते हो, ये आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा I, हाफ 2ml स्क्वायर, साथ में क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू PE. ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है. 2 और 2 कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर m और l इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, ml स्क्वायर. क्लियर? ये आया आपके पास ml स्क्वायर. अब डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी पुट करो जो आपको पता है. ओके नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस. इस साइड पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिखे हैं तो इसीलिए मैं उसको रब करना नहीं चाहती हूँ. नाउ यू कैन सी हियर आपके पास आ रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू PE डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर. P यहाँ पे क्या है, डायपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या था, Q into 2L E divided by ml square. One square can be cancel out, omega square दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा. क्या बना, 2QE divided by ml. So this is your final answer of your angular velocity. So कौन सी ऑप्शन है, this one, ये आपके पास क्या है, राइट ऑप्शन. इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने कुछ डिफरेंट फाइंड आउट किया है. क्या डिफरेंट फाइंड आउट किया है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी को. तो सबसे पहले आपने उसका डायग्राम प्लॉट करा, डायपोल जो है परपेंडिकुलर था, तो रोटेट करने के बाद वो बिल्कुल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाता है. पैरेलल आ जाता है तो उसके लिए हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई किया. मैकेनिकल एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू योर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फाइनल स्टेट. सो यहाँ पे आपने फॉर्मूलेस को यूज करा, एंगल बिकम 0, तो 1 उसकी वैल्यू आ गई. सेकंड ऑफ द थिंग, काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग अ डायपोल इज हियर इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से डायपोल का फाइंड आउट कर सकते हो. ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बिकम्स 2ml स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, सिमिलर टर्म्स कैन बी कैंसल्ड आउट एंड यहाँ पे आपने p की वैल्यू को पुट करना है एंड यू विल गेट योर रिजल्ट. क्लियर? क्लियर है आप सभी को? ओके नाउ अब ये कॉन्सेप्ट को रब कर देते हैं हम. अब हम करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज द कैपेसिटर. सुना है कैपेसिटर? यस, कैपेसिटर क्या होता है इसके अबाउट हमने बात करेंगे और आज हम उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बाकी हम उसको कल कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी. सो सबसे पहले मुझे बताइए आपने क्या अपनी डेली लाइफ में कैपेसिटर को देखा है, उसकी किसी को शेप पता है, तो उसका सिंबल, या आपने लोअर क्लासेस में करा हो, मे बी इन द 9th और 10th, जैसे आप जनरल साइंस रीड करते हो समटाइम वहाँ पे फिजिक्स या केमिस्ट्री कहीं पे भी आपने देखा होगा कैपेसिटर की शेप क्या होती है, किस पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं, देखने में कैसा है, कैसे उसके यूनिट्स है,
क्या उसका सिंबल है। क्या सो हेडिंग का नाम लिखिए कैपेसिटर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपके पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच रिक्वायर्स वेरी हाई करंट। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच रिक्वायर्स वेरी हाई करंट टू स्टार्ट। लिख लीजिए इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है रिक्वायर्स वेरी हाई करंट टू स्टार्ट। दैट मीन्स बहुत ज्यादा हाई करंट की जरूरत पड़ती है टू स्टार्ट दैट। टू स्टार्ट देम अप्रोक्सीमेटली करंट की वैल्यू क्या होती है, कितना अमाउंट ऑफ करंट इसको जरूरत पड़ता है 25 एम्पीयर टू 50 एम्पीयर। इतने करंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, उस डिवाइस को स्टार्ट अप कर सकते हैं। क्लियर। और लाइक अ स्टैटिक फ्रिक्शंस लाइक अ फैन मोटर में आप इसको यूज करते हो। लाइक कहाँ इसको यूज करते हो, फैन मोटर करते हो ना, मोटर्स वगैरह ऑन करते हो कैपेसिटर जो यूज किया जाता है। फैन मोटर कैमरा फ्लैशेस एटसेट्रा। क्लियर। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और इसको स्टार्ट करने के लिए वी नीड अ हाई अमाउंट ऑफ द करंट which is approximately equal to 25 ampere to 50 ampere and for examples like a fan motor cooler and something else also। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करती हैं। और कैपेसिटर्स का काम क्या होता है, कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, डिवाइस है तो डिवाइस करती क्या है, हाई करंट तो हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। दैट मींस इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। कैपेसिटर स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट वंस। क्लियर है कि ये क्या करती है, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना करंट हम दे रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है और उसको वो सप्लाई करता है फॉर वन टाइम के लिए, किसी और चीज के लिए, किसी चीज को वर्क करवाने के लिए। जनरली अगर आपने अपने घरों में कैपेसिटर्स देखे हैं कंडेंसर टाइप से ऐसे लगे होते हैं, क्लियर, ट्यूबलाइट्स होती है, तो कैपेसिटर की शेप कुछ इस तरह से होती है, छोटे से साइज में होते हैं, वहां पे लिखा होता है 1 फैराड 2 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटर की शेप जनरली इस तरह से होती है। इज इट क्लियर, याद है आपको? तो ये इसकी जर्नल शेप है जो आपको मतलब सोसाइटी में देखने के लिए मिलेगी, किसी भी अप्लायंस में आप यूज करते हैं। वैसे फिजिक्स में इसका सिंबल क्या है, सी, और ये कैपेसिटर का सिंबल है 2 पैरेलल लाइंस। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है अपने इनसाइड। ये एक डिवाइस होती है व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर किया जाता है। फिर जब हम किसी चीज को वर्क करवाते हैं, मोटर को चलाते हैं, फैन को चलाते हैं, तो उसके थ्रू वो क्या करता है, अपने चार्ज को सप्लाई करता है। तो वो जो आपकी अप्लायंस है वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो जर्नल सिंबल उसका वो है जो आपको देखने में दिखाई देता है, जैसे ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं ना, मार्केट में आपने देखा होगा। नहीं पता तो गूगल पे सर्च करना, वहां पे डालना, आपके पास डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी। तो एक्चुअल में फिजिक्स में इसका सिंबल ये है, 2 पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं और इसको कैपिटल सी के साथ डिनोट किया जाता है। इज इट क्लियर, यहां तक आप सभी को क्लियर है? सो कैपेसिटर इज अ कंडक्टर व्हिच स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये होता क्या है, एक आपके पास कंडक्टर है, दैट मींस इलेक्ट्रिकल करंट जो इजीली पास होता है। सो कैपेसिटर इज अ कंडक्टर। साथ साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी हो रही है, ध्यान से नोट डाउन करते रहना। कैपेसिटर इज अ कंडक्टर व्हिच स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्लियर है? तो ये आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर होते क्या है, व्हिच द इलेक्ट्रिकल करंट कैन इजीली पास, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो अलाउ करते हैं, पास आउट हो जाते हैं। तो वही क्या है, आपके पास कैपेसिटर जो है वो कंडक्टर है और वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को क्या करता है, स्टोर करता है। सो अब कैपेसिटेंस क्या होती है
ये तो कैपेसिटर था, ये डिवाइस थी, इसका क्या काम है, क्या सिंबल है, वो हमने देख लिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? दैट इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। इट इज द, ध्यान से देखना है, अभी इंट्रोडक्शन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर। किसकी प्रॉपर्टी है ये? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी और कैपेसिटी, एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर और कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी, कैपेसिटी बोल सकते हैं, एबिलिटी बोल सकते हैं, टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? तो ये कैपेसिटर की क्या है? कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है, उसने क्या करना है? चार्ज को होल्ड करके रखना है, स्टोर करके रखना है। तो उस तरह से हम इसकी कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। क्या? सो कैपेसिटर और एक कंडक्टर है और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है C = Q/V। Q is the charge, V is your potential and C is your capacitance. Clear? So now you can see from it, जैसे आपके पास कोई कंडक्टर है, किसी भी शेप का आपके पास दिया हुआ है, Q चार्ज है वहां पे और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या बनती है? Q/V here. बट और इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो? दैट इज इक्वल टू योर V। आपको पता है क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? यस, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो आप इसको लिख सकते हो dW/dQ here। सो V की वैल्यू क्या होती है? dW/dQ here। सो स्मॉल चेंज इन वर्क, दैट मींस dW = V × dQ। सो वर्क डन आपके पास क्या होता है? वर्क इनटू पोटेंशियल इनटू चार्ज के मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हो। इट मींस दैट इफ पोटेंशियल इज इंक्रीजेस देन कैपेसिटेंस इज डिक्रीजेस। इफ किसी भी कंडक्टर का अगर आपके पास पोटेंशियल अगर इंक्रीज करेगा देन उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सामने से आपके पास शो हो रहा है, अगर आप किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। तो दैट मींस हमें उसका पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा? मिनिमम रखना पड़ेगा, सो दैट हमारी कैपेसिटेंस जो है वो क्या रहे? मैक्सिमम रहे। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो मैं अभी इसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन रख कर लूं थोड़ा सा, ये भी हम इसको बाद में लिख लेंगे। क्या? सो C मैंने अभी बताया Q/V हियर। अब आपको एक नई चीज बताते हैं, C = Q/V, दैट्स ओके। इसके यूनिट्स भी पहले देख लेते हैं। या सो यूनिट्स देखिए, Q के यूनिट्स होते हैं कूलम्स, वोल्ट के वोल्ट होते हैं, CV -1 है। इट इज नॉट अ कैपेसिटेंस, C इज अ कूलम्स पर वोल्ट। क्लियर है? सो ये इसके यूनिट्स होंगे। नाउ आई एम राइटिंग वन थिंग हियर व्हिच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज C is independent of Q and V. C is, capacitance is independent on Q and V। ये कैसे पॉसिबल है? भी जब C का फॉर्मूला ही Q/V है तो ये इसके ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करती है? सोचिए जरा, थोड़ा सा माइंड लगाइए। क्या आपने रेजिस्टेंस के बारे में सोचा है? इसकी एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। R is equal to V/I। क्यों? V is directly proportional to I, V is equal to IR here। तो वहां से आपने फाइंड आउट किया R की वैल्यू क्या होती है? V/I here। बट R is independent of V and I। R is independent of V and I। पर ये वोल्टेज और उसके करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस आपके पास क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो रेजिस्टेंस करता है किसके ऊपर डिपेंड है? ρL/A। पता है ना आपको? लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर एंड इट्स रेजिस्टिविटी, जो आपके पास डेंसिटी ρ आ रही है, इसके ऊपर R जो डिपेंड करता है। हियर R इज यूज्ड एज अ कांस्टेंट हियर व्हिच इज योर कांस्टेंट ऑफ proportionality। So similarly in this way C is independent of Q and V
दैट मीन्स वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, चार्ज एंड उसकी वोल्टेज के ऊपर। C डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी वो भी लिखा देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हो रही हैं, ध्यान से सुनना और इसको नोट डाउन करते रहना पॉइंट बाय पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q and V here. Second, C depends on dimension of conductor and property of medium. C depends upon dimensions and property of medium. कौन सा मीडियम आपने कंसीडर किया है, एयर है या समथिंग एल्स है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा और कंडक्टर की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, उसकी शेप क्या है, क्या उसकी डायमेंशंस है, उसकी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। यूनिट्स आपको बता दिया, यूनिट्स क्या होते हैं, C इज इक्वल टू Q ओवर V, दैट मींस कूलम पर वोल्ट, और इसको फैरेड भी लिखते हैं और इसका सिंबल होता है F। केवल 1 फैरेड डिफाइन करने आ जाता है आपको इन शॉर्ट, तो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो इसका मीनिंग क्या है, फैरेड का सिंबल तो बता दिया, जैसे 2 आपके पास F लिखा है कि किसी कैपेसिटर के ऊपर 2 फैरेड चार्ज है, इसका मतलब क्या है 2 Q/V, 10 फैरेड 10 Q/V है। क्लियर? सो इस तरह से इसका मीनिंग है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज हियर। इज इट क्लियर? क्लियर है आप सभी को यहां तक? नाउ सो मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे, यू कैन रिवाइज योर होल टॉपिक अप टू दिस। आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, इसकी जनरल इंट्रोडक्शन देख लेनी है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट जो है कल कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता देती हूँ कैपेसिटेंस का ही, कि स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। क्लियर? तो वो भी इससे रिलेटेड है, स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडक्टर, हेडिंग लिखी थी स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडक्टर। दैट मींस आपने कोई स्फीयर कंसीडर किया, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है, Q चार्ज है, इसकी कोई ना कोई वोल्टेज भी वहां पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और हैविंग अ रेडियस इज r। इस स्फीयर का रेडियस क्या है आपके पास, r। हमें पता है C का फॉर्मूला क्या होता है अभी, C इज इक्वल टू Q/V, अभी तो लिखवाया आपको। सो व्हाट इज द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला आपने पढ़ा ना योर प्रीवियस लेक्चर, V is equal to K Q/R here, where Q is the charge, K is the constant and R is the radius। अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, then what you will get, Q K Q and R जो है आपका न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, that is R divided by K here। Now who will tell me what is the value of the K here? K is the constant, is 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught। epsilon naught is absolute permittivity। क्लियर? सो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, R is equal to C is equal to 4 pi epsilon naught into R, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है आप सभी को? क्लियर? यहाँ तक करिए आपने नोट डाउन। ये क्या है, इसकी जनरल इंट्रोडक्शन है, कैपेसिटर क्या होता है, वो एक डिवाइस होती है और विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस हियर, उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर किया जाता है और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए हम उसको यूज करते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, फैन है, कूलर्स है, वहाँ पे कैपेसिटर को, कंडेंसर को यूज किया जाता है। क्लियर? तो क्योंकि इसका मेन वर्क ही क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखना और उसको सप्लाई करना। इसका सिंबल क्या होता है, C होता है। यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम्स पर वोल्ट, जिसको फैरेड भी कहा जाता है। Another formula is 4 pi epsilon naught into R cubed. Clear? So that's all for today. Rest we will discuss tomorrow. Thank you everyone.